गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। वह है बेटा, मैं पहले इसलिए थोड़ा सा बोर्ड पर कुछ यूपी या हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ सेंटेंस में लिख दिया हूँ हिंदी में भी, ताकि उन लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। बस एक वर्ड मीनिंग में लिख दिया हूँ, इसको कहीं कहीं दिक्कत होगा तो इसका मतलब आप समझिएगा क्या है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य हिंदी में बोलते हैं, कंडक्टेंस चालकत्व, कंडक्टिविटी चालकता, रेजिस्टेंस प्रतिरोध ना, ये सब सिंबल को मैं बीच बीच में इसका मतलब पता होना चाहिए। तो चूंकि ये वीडियो आपके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो इसलिए बेटा थोड़ा सा एक हिंदी में एक वर्ड में लिख दिया हूँ। आप इसको जब यूज़ करूँगा वर्ड को, जैसे ये शब्द जब बोलेंगे तो इसका मतलब पता होना चाहिए, है ना। देखो, पहले वर्ड पता होना चाहिए। जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो चैप्टर्स में, हर चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स अगर पता है तभी अब चैप्टर को आप समझ पाओगे। ओके, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिएगा क्या है, क्या आज पढ़ने वाले हैं इसको हम समझते हैं। ओके, पढ़ने वाले क्या है, इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री चल रही है बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में रियली को हमको पढ़ना है सेल के बारे में। सेल ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सेल के बारे में ही पढ़ना है। सेल में इलेक्ट्रिक सेल, सेल दो तरह के होते हैं, बताया जा चुका है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो सेल होता है वह दो तरह का काम करता है। गैल्वेनिक जो सेल होता है आप जानते होंगे, वह केमिकल एनर्जी को बदल देता है, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो कहलाएगा गैल्वेनिक सेल। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदल देता है केमिकल एनर्जी में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है एक बेहतर सेल हम कैसे बना सकते हैं, एक बेहतर सेल हम कैसे बना सकते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बता दे बेटा। आज हम ये पढ़ने वाले कि मान लीजिए जब सेल हम बनाते हैं, किसी भी सेल को जब बनाओगे बेटा, कोई भी सेल जब हम लोग बनाते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा, उस सेल में हम लोग एक एनोड होता ही है, ये क्या होता है बेटा, कैथोड भी हम लोग बनाते हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। मतलब सेल बनाते समय हमको ये देखना पड़ता है कि हम किस मेटल का हम एनोड बनाए, किसका कैथोड बनाए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करूं। आज का लेक्चर मेनली हम लोग का ये है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हिंदी बता चुका हूं, विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़िए, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स माने ऐसे कोई भी कंपाउंड जिनको पानी में अगर डाल दिया जाए या इनको गर्म करके पिघला दिया जाए तो वो फ्री आयंस देते हैं। जैसे नमक बेटा, नमक जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। तो जैसे नमक में, जैसे पानी में डालेंगे तो Na+ देगा और क्या देगा, Cl- देगा। ये क्या हो गया, कैटायन, और ये हो गया एनायन। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एक्वस में माने पानी में डालने पर या गर्म करके मोल्टन फॉर्म या एक्वस में दे गिव्स द फ्री आयंस, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में जनरली कौन कौन आते हैं, साल्ट आते हैं, एसिड आते हैं और बेस आते हैं। आज हमको ये पढ़ना है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास दो इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको दूं, ध्यान दीजिए बेटा, अगर आपको मैं दो इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं दे देता हूं, मान लीजिए बेटा आपको दिया गया है एक NaCl एक्वस अगर मैं दूं आपको, और एक मैं दे दूं बेटा आपको KCl एक्वस दे देता हूं, एकदम सेम कंसंट्रेशन दोनों का सेम है, टेम्परेचर भी सेम कर दिया जाए और पूछा जाए कि किसके माने, क्योंकि दोनों कंडक्टर हैं, ये भी NaCl एक्वस कंडक्टर है और KCl एक्वस ये भी कंडक्टर है। कंडक्टर माने कंडक्टर ऑफ दोज मटेरियल विच अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो कंडक्टर जो होता है माने जिसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है। एक तो मेटल्स होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, और एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसे NaCl जो एक्वस है बेटा, यह एक कंडक्टर है क्योंकि NaCl एक्वस से करंट फ्लो कर सकता है। वैसे ही KCl जो एक्वस है, KCl को पानी में डाल दोगे तो ये भी फ्री आयंस देगा, और वो फ्री आयंस आर एबल टू कैरी द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस।
मतलब करंट के रिस्पॉन्सिबल होता है। मुझे ये जानना है कि किसका कौन बेहतर कंडक्टर है। जैसे ही बताइए, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं, मैं एक दो वायर दूं, एक कॉपर का वायर दे दूं और एक सिल्वर का वायर दे दूं, और पूछा जाए इसमें कौन किसकी कंडक्टिविटी बेहतर है, माने किस कार के अंदर, माने कॉपर और सिल्वर के अंदर किसमें करंट इजीली फ्लो कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकाल देंगे और रेजिस्टिविटी के आधार पर हम बता सकते हैं। वैसे आज का लेक्चर हमको पढ़ना है मेटालिक कंडक्टर नहीं बेटा, हमको पढ़ना है जो लाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। यानी कि अगर NaCl का एक्वस भी कंडक्टर है और KCl का एक्वस भी कंडक्टर है, तो विच इज बेटर, कौन बेहतर है, कौन बेहतर है, किसके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर सकता है। ओके, तो आज का लेक्चर है, हम लोग पढ़ना चाहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक जो एक्वस होते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस की कंडक्टिविटी के बारे में ये हम लोग का लेक्चर है। और हम लोग बता सकते हैं कि NaCl और KCl में किसकी कंडक्टिविटी बेहतर है, माने किसके अंदर से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है। उसके लिए कुछ फिजिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए, जो क्लास 10th तक पढ़े होंगे, कुछ बेसिक आइडियाज आने चाहिए। जैसे ओम्स लॉ पढ़े होंगे बेटा, ओम्स लॉ है ना, सब बच्चों को पता होगा ना। ओम्स ने क्या बताया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, मैंने वोल्टेज बढ़ा, मोर वोल्टेज मोर करंट, फिर एक कांस्टेंट लगा देते हो तो V बराबर क्या मिल जाता है IR ना। जहां R बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, R को क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस, R को बोलते हो रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध हिंदी में। और रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जो करंट फ्लो कर रहा है उसमें रुकावट पैदा करना, है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है, जिस मेटल का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है उसमें करंट क्या होता है, कम फ्लो करता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो में क्या करता है, बाधा डालता है, रुकावट डालता है। ओके, ये सब जानते होंगे, फिजिक्स की बेसिक आइडियाज है। एक और फार्मूला पढ़े होंगे फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, R बराबर रो और L/A के बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर होगी, है ना बेटा। इसमें कौन क्या बता दे थोड़ा सा, इसमें अगर बताऊं बेटा मैं कौन क्या है, तो इसमें L तो जानते हैं तार की आपकी वायर की लेंथ है, और इसमें A क्या है, उसे क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसमें R क्या है बेटा, रेजिस्टेंस, और रो क्या होती है, रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला है R बराबर रो और L/A में, इन दोनों के, अच्छा इन दोनों का जो रिलेशन होगा, जो फार्मूला होगा, वो फिजिक्स में डेरिवेशन भी किया जाएगा। जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे इसमें इसको डेरिवेशन करके दिखाया जाएगा ये फार्मूला कहाँ से आया है। अभी बेसिक आइडिया बस जान लीजिए, कुछ जानना क्या है, सुन लीजिए क्या क्या फार्मूला आपको जानना है। पहला, V बराबर क्या हो जाएगा IR, यानी कि R बराबर हो जाएगा, सॉरी, यानी कि बेटा, यानी कि R बराबर यहां से क्या हो जाएगा V/I, ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट, और एम्पियर बराबर क्या होता है, ओम होता है। ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, वोल्ट पर एम्पियर दैट इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। रेजिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट डालना, जो बाधा डालना उसको रोकता है। ओके, रेजिस्टेंस। एक और फार्मूला आपको जानना है, वह है बेटा R बराबर रो और L/A के बारे में जरूर पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, नहीं तो 12th में डीपली इसके बारे में पढ़ना है। इसमें R तो रेजिस्टेंस है और रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है ये जानते होंगे हल्का फुल्का। रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स द लेंथ इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, while resistivity does not depend the length in cross section area of the wire. Resistivity depends only the nature and temperature, ना, ध्यान रखिए, उसे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में हम लोग। ओके, अब यहां पे एक नया वर्ड सीखना है बेटा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस है ना, कंडक्टेंस क्या सिंबल दिया जाएगा G,
और कंडक्टेंस बराबर होता है बेटा 1/r। ये समझिए ध्यान से, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा। तो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस कहलाएगा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर जी का निकाल दूं मैं यूनिट बेटा, यूनिट ऑफ, अगर मैं जी निकाल दूं बेटा, जी की यूनिट निकाल दूं अगर, तो क्या कहोगे? 1/ओम। 1/ओम ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को बोलते हैं बेटा महो। क्या बोलते हो? महो। ओम इनवर्स महो, या इसको सीमेंस, है ना, सीमेंस। तो ध्यान रखिएगा, जी की यूनिट जान लीजिएगा। कैपिटल जी कंडक्टेंस की यूनिट होगा ओम इनवर्स, महो या सीमेंस। सीमेंस हम ज्यादा मेजर करेंगे। और एक और थोड़ा सा हल्का सा जानना है वर्ड जिसके बारे में हमें पढ़ना है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल दिया जाएगा कापा। क्या पढ़ते हैं इसको? कापा इसका है, कापा। और कापा सिंबल किसका है बेटा? कंडक्टिविटी, चालकता है। तो चालकता क्या, कंडक्टिविटी क्या होती है देखेंगे। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है 1/ क्या होगा बेटा? रो। 1/रो। इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो उल्टा होगा उसे हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। ओके, अब मैं निकालूं, अगर कापा की निकाल दो यूनिट बेटा, कापा की यूनिट निकालिए तो क्या हो जाएगा? इसका अगर यूनिट कापा निकाल दो, यूनिट निकाल देंगे तो 1/, पर निकालेंगे रो की यूनिट निकाल दीजिए यहां से रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर r, और a/ क्या होगा? l हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां से हो जाएगा ओम, और इंटू क्या हो जाएगा? मीटर। ओम इंटू मीटर। यहां रख दीजिए ओम, और यहां क्या हो जाएगा बेटा? मीटर। यानी ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, और इंटू क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, यानी कि सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, या सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगी यूनिट किसकी बेटा? कापा की। कापा माने कंडक्टिविटी। जिस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी माने उसके अंदर से करंट इजीली फ्लो कर सकता है। वही हम आज मेजर करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू मेजर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस। किसी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस सॉल्यूशन का हम कंडक्टिविटी कैसे निकालते हैं? अगर 2 इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे कौन बेहतर है, कौन बेहतर है? तो उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा एक हल्का सा एक चीज रफली मैं बता दूं बेटा, एक रफली चीज बता दूं। ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जैसे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी वायर के, किसी मेटालिक कंडक्टर के कंडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, या कैपिटल R जो होता है वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। वो तो फिजिक्स में पढ़ेंगे। मेटालिक जब हम जो ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ओम्स लॉ का डेरिवेशन, किरचॉफ लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब बहुत डीपली स्टडी करना है। यहाँ हमको ये जानना है बेटा थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जैसे मैंने नमक को पानी में डाल दिया बेटा, तो NaCl एक्वस एक कंडक्टर है बेटा, ये कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है बेटा तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस क्या कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी इसकी है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? कापा। और इसका क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होगा बेटा? कैपिटल जी। तो जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होंगे? मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस के कंडक्टेंस को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, उसका एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है, तो उसका कंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है?
आज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके बेटा, तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है, एक रफली आइडिया देख लेते हैं। जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो कि जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट को पानी में घोल लिया गया है, तो जिंक सल्फेट के थ्रू से जो करंट गुजरेगा वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जी को, कैपिटल जी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर होगा। पहला फैक्टर्स होगा बेटा, पहला फैक्टर्स होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हिंदी में बोल देते एक बार, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति डिपेंड करता है, ये बताएंगे डिटेल में इसके बारे में। दूसरा फैक्टर होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की प्रकृति पर डिपेंड करेगा ये। तीसरा बेटा टेम्परेचर पर भी प्रभावित होगा, टेम्परेचर पर भी प्रभावित होगा। और फैक्टर पढ़ देते विस्कोसिटी पर भी, विस्कोसिटी भी प्रभावित करेगी, विस्कोसिटी पढ़ेंगे डिटेल में, विस्कोसिटी भी प्रभावित कर सकती है। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कंपटीशन में पूछा गया था ये फैक्टर्स को, वह है साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन, एंड होगा बेटा सॉल्वेशन। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैंने सब बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका है कि साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन कैपेसिटी यह किस तरह से कंडक्टेंस को प्रभावित करेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मैंने इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पावर, उसके बाद टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा, विस्कोसिटी कैसे प्रभावित करेगी, साइज ऑफ आयंस इन सॉल्वेशन, और एक और फैक्टर हो जाएगा कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा, सांद्रता हिंदी बोलते हैं, सांद्रता, बिलियन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन भी उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है कंडक्टेंस को। इस पर तो बहुत जब पढ़ेंगे हम लोग मोलर कंडक्टेंस, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। वेरिएशन ना, मोलर कंडक्टिविटी किस तरह के, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी कैसे प्रभावित होती है एक कंसंट्रेशन से, कैसे वैरी करती है, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए, कोलराउस लॉ, है ना, ये सब इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, तो चलिए एक एक करके पढ़ेंगे बेटा कि व्हाट आर द फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर पानी में डाल दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइट एकदम दिमाग में छाप लीजिए, बार में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर और इज मोल्टेन फॉर्म दे गिव्स फ्री आयंस when they are allowed to pass electric current through in aqueous और in molten form। जब किसी भी, जैसे NaCl सॉलिड है, तो जब नमक सॉलिड होता है तो वह कंडक्टर नहीं है, क्योंकि NaCl जब सॉलिड स्टेट में होता है दे हैव नॉट फ्री आयंस, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए उस मटेरियल के अंदर या तो फ्री आयंस हो या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो। आगे पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, इन सब चीजों में से कुछ ना कोई होना चाहिए, तभी करंट आपको फ्लो कर सकता है। ओके बेटा, चलिए तो पढ़ते हैं एक एक फैक्टर्स के बारे में कि कंडक्टेंस को प्रभावित करने में सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। एक एक करके पढ़ेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जनरली बेटा दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये क्या होता है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए कि ऐसे स्ट्रॉन्ग में नमक स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, तो नमक को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, टूटेगा, Na+ और Cl- देगा, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कितना होता है बेटा, 100%।
100% इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। अच्छा, अगर डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपके सॉल्यूशन के अंदर केटाइंस और क्या होंगे, एनाइंस बनेंगे। और वीक का मतलब जिसका अल्फा लेस देन 30%, माने उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा बहुत कम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं, एक वीक लेता हूं कंपाउंड को, जैसे NH4OH, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ये देगा आपका NH4 प्लस और OH माइनस, और यह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत स्लो होगा। यानी अगर मान लेते हैं कि इसका 100 मॉलिक्यूल हमने वाटर में डाला, तो 100 में से हो सकता है कि केवल 20 मॉलिक्यूल का ही डिसोसिएशन हुआ। तो अगर 100 मॉलिक्यूल हम वाटर में डाले हैं और केवल 20 मॉलिक्यूल का क्या हो गया, डिसोसिएशन हुआ, तो हमारा 20 केटाइन बनेगा और 20 एनाइन बनेगा। जबकि यहां देख लीजिए, अगर हमने NaCl के 100 मॉलिक्यूल डाल दिए और सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, तो हमारे 100 Na प्लस और 100 Cl माइनस। इसके मतलब कि स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालेंगे तो आपके सोल्यूशन के अंदर केटाइंस एनाइंस ज्यादा आएंगे। और जब केटाइंस एनाइंस ज्यादा डेवलप होंगे तो वो ज्यादा, क्योंकि केटाइन और एनाइंस की वजह से ही करंट क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करने के लिए, वैसे ही किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो करता है वह फ्लो करता है ड्यू टू केटाइंस, ड्यू टू एनाइंस। तो अगर केटाइन एनाइन संख्या में ज्यादा होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कंडक्टेंस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कंडक्टेंस को स्ट्रॉन्ग और वीक क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं। दूसरा एक फैक्टर है, दूसरा है सबसे मोस्ट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो होते हैं बेटा, इनके पास एक इफिशियंसी होती है जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक पावर है, क्षमता है। एक्चुअली जैसे Na है बेटा, सोडियम क्लोराइड है, ये प्लस है और ये माइनस है, इनके बीच में बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, नाम है आयनिक बॉन्ड। क्या नाम होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। तो जितने भी ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड से बाइंड है। माने केटायंस एनायन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। तो ये कैसे ब्रेक कैसे होंगे, कैसे टूटेंगे? तो किसी भी केटायन मतलब केमिकल बॉन्ड को तोड़ने की जो क्षमता होती है उसको नापने का जो पैरामीटर है वह है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब जानते होंगे पानी के लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 80 पर कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया गया होगा, के बराबर 80। तो जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर केमिकल बॉन्ड को तोड़ने की क्षमता भी ज्यादा है। माने वो जल्दी जल्दी आयनिक बॉन्ड को तोड़ देगा, और जब आयनिक बॉन्ड को जल्दी से तोड़ देगा तो हमारे सॉल्यूशन में इजीली केटायंस और एनायंस क्या होंगे, जनरेट हो जाएंगे। यानी अगर जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है बेटा, उस सॉल्वेंट में आयोनाइजेशन या किसी भी आयनिक कंपाउंड्स का जो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तेजी से होगा। और जब तेजी से होगा तो ओवरऑल सॉल्यूशन में आपके केटायंस और एनायंस ज्यादा मिलेंगे और कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है वह सॉल्वेंट क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड को इजीली आसानी से क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। जब बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो आपके सॉल्यूशन में केटायंस और एनायंस क्या करेंगे, उतना ही ज्यादा बनेंगे। और अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केटायंस और एनायंस जब ज्यादा बनेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ओके, चलिए एक और फैक्टर देखते हैं, एक और फैक्टर देख लेते हैं, टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर कैसे प्रभावित करेगा कंडक्टेंस को ना, ये ना उल्टा है मेटालिक कंडक्टर से। मेटालिक कंडक्टर में तो ये उल्टा होता है। देखो बेटा, मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, अगर आपके पास मेटालिक कंडक्टर है तब जानते हो कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा,
और कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये मेटालिक कंडक्टर में होता है, क्योंकि मेटल के लिए फॉर्मूला होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसमें जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा बेटा। अगर मान लो कि नमक को आपने पानी में डाल दिया है, ध्यान देना बेटा, नमक का एक्वस आपने लिया है, ओके, और नमक का अगर एक्वस आपने लिया है और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका कंडक्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है, तो इससे कई सारे फैक्टर है। एक तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना बेटा, तो किसी जो कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर डिसोसिएशन भी क्या होता है, बढ़ता है। और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो आपके सोल्यूशन में नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस आपको ज्यादा मिलेंगे। लेकिन सबसे दूसरी बात, कई सारे फैक्टर सिखा सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा, किसी भी टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होगा, इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी तो आयंस की मोबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। ऐसे भी समझा सकते हो, या एक ऐसे समझा सकते हो कि अगर भाई Na प्लस है और Cl माइनस है ना, तो अगर इसको जब टेम्परेचर जब देते हैं, हम लोग टेम्परेचर देते हैं, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। क्योंकि E और E बराबर क्या होता है, 3/2 kT। अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज करोगे तो एनर्जी राइज होगी, और एनर्जी राइज होगी तो वेलोसिटी राइज हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके अंदर जो केटायंस और एनायंस है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, माने उनकी आयंस मोबिलिटी बढ़ती है। और जब आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ता है। चलिए, और फैक्टर्स क्या था बेटा, और क्या फैक्टर्स था, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वह है बेटा साइज ऑफ आयंस एंड सॉल्वेशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है बेटा। मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। पहले में मैंने डाल दिया है लिथियम क्लोराइड एक्वस, दूसरे में मैंने डाल दिया है NaCl नमक, NaCl का एक्वस है, और तीसरे में मैंने डाल दिया है पोटेशियम क्लोराइड एक्वस। अब पता करना है किसका कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, मान लीजिए सबका कंसंट्रेशन सेम है, इन सबका कंसंट्रेशन में सेम रखा हूं, सबका टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा हूं, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में इक्वल कर दिया सबका। अब पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा, कंडक्टेंस किसका होगा। चलिए साइज की थोड़ा बात करें। यहां से हमको मिलेगा लिथियम प्लस, यहां मिलेगा सोडियम प्लस, और यहां क्या मिलेगा, K प्लस। साइज की बात करो बेटा, तो K प्लस साइज की बात करेंगे तो आप जानते होंगे ये फर्स्ट ग्रुप के सब होते हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज उससे बड़ा होगा, इसका साइज उससे बड़ा होगा। तो साइज की बात करेंगे तो इसका साइज छोटा सा होगा, इसका साइज थोड़ा उससे बड़ा होगा, और इसका साइज क्या होगा, इससे बड़ा हो जाएगा। साइज की बात करोगे तो लिथियम की साइज सबसे छोटी है, उसके समथिंग जो भी है। अच्छा, ये बताइए कि जिस आयन का साइज बड़ा होगा ना बेटा, जिसका साइज बड़ा होगा तो वह जब उसको चलने में दिक्कत होगी। भाई ये बल्कि शेप का है, अगर ये बल्कि शेप का साइज बहुत बड़ा हो गया तो इसकी मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, ज्यादा नहीं भाग पाएगा। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा कंडक्टेंस लिथियम क्लोराइड का होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इन तीनों में लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा जो कंडक्टेंस होगा वो पोटेशियम क्लोराइड का होगा। पोटेशियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में आपका करंट क्या होगा, तेजी से फ्लो करेगा। रीजन जानिए थोड़ा सा, ठीक है, रीजन समझ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है इसको समझना है। देखिएगा बेटा, लिथियम प्लस
सोडियम प्लस और के प्लस, ये बिल्कुल सही है। इसकी साइज छोटी सी, इसकी साइज उससे बड़ी और उसकी साइज इससे बड़ी। लेकिन अब देखिए कमाल होने वाला क्या है। लिथियम प्लस एक्वस, ऐसा ना बेटा साइज में, और लिथियम प्लस एक्वस का साइज बड़ा होगा, Na प्लस एक्वस से बड़ा होगा और K प्लस एक्वस से। एकदम पलट गया पैटर्न ना। क्या है इसका मतलब समझना, जब भी लिथियम प्लस जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल जानते हो कि पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है, माने वाटर के मॉलिक्यूल पर एक माइनस प्लस है, क्या है माइनस होता है। तो चूंकि लिथियम जो है के, लिथियम जो प्लस है बेटा, वह क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल उसके तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। वाटर के मॉलिक्यूल सभी तरह से क्या होंगे बेटा, अट्रैक्ट होंगे ना। सॉल्वेशन एक होती है, सॉल्वेशन का मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल लिथियम आयंस के चारों तरफ क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। सॉल्वेट, हाइड्रेट हो रहा है वो। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, क्योंकि साइज लिथियम की छोटी है तो वाटर के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल लिथियम प्लस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, हाई है। चार्ज तो सबका सेम है बेटा ना, चार्ज यहां भी +1 +1 +1, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q बाई क्या होता है, A। इसका मतलब है कि जिसकी एरिया कम होगी उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई होगा लिथियम का। तो लिथियम के साथ बेटा, लिथियम प्लस के साथ वाटर मॉलिक्यूल चिपकने लगेंगे। देखो इस तरीके से चिपकने लगेंगे बेटा, बहुत ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लिथियम के साथ क्या होंगे, माने इसका जो सॉल्वेशन हो रहा है बेटा, लिथियम का सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। लिथियम का सॉल्वेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लिथियम के चारों तरफ सॉल्वेशन ज्यादा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी हाई है बहुत ही, साइज छोटा है, बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा इसका। ओके, अब ये होगा लिथियम बेचारा, साइज में तो छोटा था लेकिन लिथियम प्लस एक्वस का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि लिथियम जो प्लस है इसकी चार्ज डेंसिटी हाई है, तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल लिथियम के चारों तरफ क्या होंगे, चिपक जाएंगे। सॉल्वेशन लिथियम प्लस का, लिथियम आयन का सॉल्वेशन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा, अब देख लीजिए बेटा, अब देख लीजिए क्या हो रहा है। हुआ ये कि एकदम तरीका ही बदल जाएगा, टोटली तरीका पलट जाएगा। अब यहां पर लिथियम जो साइज है प्लस इसका सॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो गया। सॉल्वेशन इसका क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा सॉल्वेशन। देखिए इस तरीके से इसका सॉल्वेशन लिथियम का देख लीजिए, सॉल्वेशन देख रहे हो, लिथियम आयन के चारों तरफ ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। अब इसका साइज बड़ा हो गया। इनका साइज बड़ा था लेकिन सोडियम का सॉल्वेशन थोड़ा कम हो रहा है। इनका सॉल्वेशन कम होगा लेकिन सॉल्वेशन इसकी तुलना में, लिथियम की तुलना में थोड़ा सा क्या होगा, सॉल्वेशन कम होगा। इसका सॉल्वेशन क्या होगा, कम होगा। और K प्लस का सॉल्वेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। माने तुलनात्मक रूप में रिलेटिविटी इसका सॉल्वेशन कम होगा। देख लिए, माने साइज जो होगा बेटा ना, लिथियम आयन का देखो जो साइज है, इसका सॉल्वेशन चूंकि बहुत ज्यादा हुआ है और सॉल्वेशन ज्यादा होने की वजह से इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो बल्कि हो गया। और जब बल्कि हो गया तो लिथियम आयन की मोबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर जाएगी। इसका मीनिंग कि कंडक्टेंस की अगर बात करेंगे तो कंडक्टेंस में सबसे ज्यादा कंडक्टेंस के लिए K प्लस, माने पोटेशियम क्लोराइड का कंडक्टेंस ज्यादा होगा सोडियम क्लोराइड से, और सोडियम क्लोराइड का ज्यादा होगा लिथियम क्लोराइड से। ये देखिए साइज के साथ साथ आपको देखना है
उसका सॉल्वेशन, जिस आयन का सॉल्वेशन ज्यादा हो जाएगा वह आयन बल्की हो जाएगा, तो उस आयन की मोबिलिटी, उसको चलने में क्या होगी, दिक्कत होने लगेगी। भारी शरीर हो जाएगा तो चलने में दिक्कत हो जाएगी, नहीं दौड़ पाएगा, नहीं रन कर पाएगा, तो कंडक्टेंस आपका डिक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हिंदी में श्यानता कहते हैं बेटा इसको, श्यानता। विस्कोसिटी भी एक फैक्टर है जो कंडक्टेंस को प्रभावित करेगा। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब यह एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है। जानते हो कि फिजिक्स में पढ़े होंगे, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इट अपोजेस द मोशन, माने मोशन का विरोध करे, गति का विरोध करेगा बेटा। तो वैसे जिस सॉल्वेंट का विस्कोसिटी बहुत हाई होगा, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, उसके अंदर आयंस की मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना, जिस सॉल्वेंट या जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो उसमें आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी और आपका कंडक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। विस्कोसिटी जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जो लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड जो फ्लो करता है वह लेयर के रूप में फ्लो करता है। मान लीजिए सबसे ये हमारी ये लेयर, देखो ये लेयर ए है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ये इस तरह से आपका फ्लो करता है बेटा। ऊपर वाली लेयर पानी के सबसे तेज भागती है, तो जो नीचे वाली उसके जो लेयर होती है वो एक के चलने का अपोज करेगी और वो आपका विस्कोसिटी के अंतर्गत आ जाता है। विस्कोसिटी में जब दो लिक्विड फ्लो करते हैं तो एक लेयर दूसरी लेयर के चलने का विरोध करेगी, इस कैरेक्टर को विस्कोसिटी कहते हैं। तो जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का विस्कोसिटी हाई होगा, जिसकी विस्कोसिटी हाई होगा, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में केटायंस एनायंस की जो मोबिलिटी होगी वह स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई आपका कंसंट्रेशन, कंडक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर विस्कोसिटी हाई है तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आयन की मोबिलिटी कम हो जाती है। ओके बेटा, एक और लास्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन। ये तो बहुत डीपली पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग कंसंट्रेशन, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के साथ साथ कैसे मोलर जो कंडक्टेंस होता है वैरी करता है, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए ना, वो सब पढ़ेंगे। अब सिंपल पढ़ा जाए कि कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित करेगा, कंसंट्रेशन कैसे प्रभावित करता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को। तो सिंपल देखिए बेटा, अगर मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन आपके पास है, अगर एक डाइल्यूट है, मान लीजिए ये NaCl है, नमक का एक्वस है, और ये भी आपका नमक का ही एक्वस, NaCl का ही एक्वस है, टेम्परेचर दोनों का सेम है बेटा, टेम्परेचर दोनों का सेम है। ये कॉन्क है, ये बहुत ही क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड है, और ये मान लेते हैं कि डाइल्यूट है। क्या बेटा, डाइल्यूट है, मान ये गाढ़ा है और ये क्या है, पतला बनाया गया है। ये हाईली कंसंट्रेटेड है और ये क्या है, डाइल्यूट है। तो किसमें करंट ज्यादा फ्लो करे, किसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो होता ये जनरली कि जब कंसंट्रेशन जब हाई हो जाता है ना बेटा, कंसंट्रेशन जब हाई हो जाएगा तो बहुत ज्यादा केटायंस और एनायंस, केटायंस और एनायंस क्या होते हैं, बहुत पास पास आ जाते हैं। और जब बहुत पास पास आ जाते हैं तो एक केटायंस दूसरे एनायंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करने लगता है। तो केटायन और एनायंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब कंसंट्रेशन हाई होगा तो केटायन और एनायंस क्या होंगे, पास पास होंगे, तो केटायंस और एनायंस के बीच का इंटरेक्शन बढ़ेगा। इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आयंस की मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन करोगे, हाई कंसंट्रेशन पर कंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। वही अगर डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट अगर है तो वहां पर आपका Na+ और Cl- मान लो कि इनके बीच का दूरी बहुत ज्यादा है, तो इनके बीच में जो लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, तो इनकी जो आयंस मोबिलिटी है वह रैदरली क्या होगी, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होगी, इसलिए इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, और इसको डीपली ये पढ़ना भी है, एकदम डीपली स्टडी हम लोग करेंगे आगे चल करके, जब पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ खींचना है आप लोगों को। ये ग्राफ हम लोग पढ़े होंगे, इस तरह से ग्राफ हम लोग को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए ना, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ होते हैं। इन ग्राफ का मैकेनिज्म क्या है, कोलराउस लॉ क्या है,
इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ें कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मेजर कैसे करेंगे, कैसे नापा जाएगा। मैंने कहा जाए कि मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट में आपको दे दूं, मैं कह दूं अगर कि जिंक सल्फेट और मान ले कह दें कि जिंक नाइट्रेट, जिंक सल्फेट और जिंक नाइट्रेट में किसकी कंडक्टिविटी हाई होगी, किसी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक एक्वस की कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और उसके बारे में हम लोग का कल लेक्चर होगा, कल पढ़ाएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को कैसे एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर किया जाता है। उसमें थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, और बहुत अच्छा तरीका होगा कि किसी भी अगर मान लीजिए यू हैव गिवन द 2 and more than 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स दे दिए जाए तो किस इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, इसको एक्सपेरिमेंटली मेजर करके बताया जा सकता है। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बी हैप्पी।